हेलो बच्चों, आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अध्ययन करेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों की पहचान ये है कि इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं। इस टेंस में ऐसे वाक्य आते हैं जिसमें किसी कार्य का भूतकाल में होना पाया जाता है, यानी वह कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका है, या फिर भूतकाल में किसी आदत के लिए इस टेंस के वाक्यों में किसी आदत का हुआ पाया जाता है। जैसे कि उसने कल झूठ बोला था, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि बोलने का कार्य बीत चुका है, समाप्त हो चुका है। इसी प्रकार हमने रवि को बुलाया था, मेरे पिताजी व्रत रखा करते थे। यहाँ पे भूतकाल में होने वाले किसी आदत की तरफ इशारा हो रहा है। इसी प्रकार उसने मुझे अवश्य गाली दी थी, यहाँ पे था शब्द, थी शब्द आया हुआ है। हम एक मैच खेले, लीला ने एक गीत गाया, मैंने अपने भाई को एक पत्र लिखा था, लड़के आगरा गए थे। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सभी वाक्यों में कार्य भूतकाल में समाप्त हो चुका है। इस समय वर्तमान में कार्य का होना नहीं पाया जा रहा है। तो इस प्रकार के वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य कहलाते हैं। अब इनमें जो है वाक्य रचना कैसे करते हैं, इनमें वाक्य रचना के लिए सबसे पहले कर्ता यानी सब्जेक्ट की इंग्लिश लिखते हैं, उसके पश्चात क्रिया का सेकेंड फॉर्म लिखते हैं, उसके पश्चात ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखते हैं। तो इसमें जो है हम देखते हैं पहला वाक्य जो है उसने कल झूठ बोला था, तो इसमें कर्ता ही, इसके साथ बोलने की अंग्रेजी टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, ही टोल्ड ए लाई यस्टरडे, उसने कल झूठ बोला था, ही टोल्ड ए लाई यस्टरडे। इसी प्रकार अगला सेंटेंस है हमने रवि को आज बुलाया था, तो यहाँ हो जाएगा वी कॉल्ड रवि टुडे। इसी प्रकार अगला वाक्य है मेरे पिताजी व्रत रखा करते थे, तो यहाँ भूतकाल में किसी आदत की बात बताई गई है, व्रत रखने की आदत। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा माई फादर यूज टू कीप फास्ट, मेरे पिताजी व्रत रखा करते थे। किसी आदत के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। अगला वाक्य है उसने मुझे अवश्य गाली दी थी। यहाँ पे यह ध्यान देने योग्य बात है कि जब किसी वाक्य में जोर देकर कोई बात बताई जाए तो वहाँ पर डिड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा ही डिड एब्यूज़ मी, और डिड के साथ फिर सेकंड फॉर्म नहीं आती, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। तो उसने मुझे अवश्य गाली दी थी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही डिड एब्यूज़ मी। अगला वाक्य है हम एक मैच खेले, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा वी प्लेड ए मैच, हम एक मैच खेले। अगला वाक्य है लीला ने एक गीत गाया, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा लीला सैंग ए सॉन्ग। अगला वाक्य है मैंने अपने भाई को एक पत्र लिखा था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई राइट का सेकेंड फॉर्म रोट, आई रोट ए लेटर टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई को एक पत्र लिखा था। अगला वाक्य है लड़के आगरा गए थे, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा बॉयज़ वेंट टू आगरा, लड़के आगरा गए थे। तो यहाँ पर वाक्यों की रचना इस प्रकार की गई है। और जैसा कि मैंने बताया कि जिन वाक्यों में कोई बात जोर देकर कही गई हो, तो वहाँ पे कर्ता के साथ फिर डिड लगाते हैं, डिड के पास बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने देखा एक वाक्य है उसने मुझे अवश्य गाली दी थी, तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होता है, बल्कि क्रिया के साथ डिड लगता है पहले, और डिड के पश्चात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो उसने मुझे अवश्य गाली दी थी, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही डिड एब्यूज़ मी, उसने मुझे अवश्य गाली दी थी। इस प्रकार पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सकारात्मक वाक्यों यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस की रचना की जाती है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्यों की रचना के बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेगेटिव वाक्य है मैंने पत्र नहीं लिखा था,
तो जितने भी नेगेटिव वाक्य हैं उनमें वाक्य रचना इस प्रकार करते हैं कि एक वचनकर्ता या बहुवचनकर्ता के साथ डिड नॉट लगाते हैं और डिड नॉट के बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पत्र नहीं लिखा था, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई डिड नॉट राइट ए लेटर। मैंने पत्र नहीं लिखा था। अगला वाक्य है उसने झूठ नहीं बोला था, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही डिड नॉट टेल ए लाई। उसने झूठ नहीं बोला था। अगला वाक्य है मैंने कभी झूठ नहीं बोला था, तो यहाँ पे कभी की इंग्लिश लगेगी नेवर। आई नेवर टोल्ड ए लाई। यहाँ पे यह ध्यान देने योग्य बात है कि नेवर के साथ क्रिया की सेकंड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो गया आई नेवर टोल्ड ए लाई। मैंने कभी झूठ नहीं बोला था। तुमने कल स्नान नहीं किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा यू डिड नॉट बाथ यस्टरडे। तुमने कल स्नान नहीं किया था। तो इस प्रकार से नेगेटिव सेंटेंसेस की रचना की जाती है। कभी नहीं के लिए नेवर लगाते हैं तथा नेवर के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की रचना के बारे में हम देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जैसे कि क्या वह वहाँ गया, क्या तुमने उसको देखा, क्या आपने राकेश की सहायता की। तो ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं, तो उनकी रचना के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले डिड सबसे पहले वाक्य में लिखते हैं, इसके पश्चात कर्ता यानी सब्जेक्ट, इसके पश्चात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और इसके पश्चात ऑब्जेक्ट इत्यादि की अंग्रेजी लिखते हैं। तो क्या से शुरू होने वाले वाक्यों के लिए सबसे पहले डिड, फिर सब्जेक्ट यानी कर्ता, इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का अनुवाद, क्या वह वहाँ गया, डिड ही गो देयर। अगला वाक्य है क्या तुमने उसको देखा, डिड यू सी हिम। अगला वाक्य है क्या आपने राकेश की सहायता की थी, डिड यू हेल्प राकेश। अगला वाक्य है क्या रवि वहाँ नहीं गया था, तो इसका हो जाएगा डिड रवि नॉट गो देयर। इसी प्रकार अगला है क्या वह शहर प्रतिदिन जाता था, तो इसका हो जाएगा डिड ही गो टू द सिटी डेली। क्या वह शहर प्रतिदिन जाता था। इसी प्रकार इसमें कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कि प्रश्नसूचक शब्द बीच में आता है, जैसे कि यहाँ पर आप किससे मिलना चाहते थे, यहाँ पर बीच में आया है किससे शब्द, आप किससे मिलना चाहते थे। इसी प्रकार अगला है उसने किसकी घड़ी चुराई, यहाँ प्रश्नसूचक शब्द बीच में किसकी शब्द आया है, उसने किसकी घड़ी चुराई। तो इस प्रकार के प्रश्नवाचक वाक्य जो होते हैं उनकी रचना के लिए सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं, उसके पश्चात डिड, उसके पश्चात कर्ता यानी सब्जेक्ट, उसके पश्चात क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं और उसके पश्चात ऑब्जेक्ट इत्यादि लिखते हैं। तो यहाँ पे अनुवाद देखते हैं। यहाँ पर जो है आप किससे मिलना चाहते थे, तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी whom did you wish to see। आप किससे मिलना चाहते थे। तो यहाँ सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द जो है किससे की अंग्रेजी लिखी गई है whom, उसके पश्चात डिड, उसके पश्चात सब्जेक्ट यानी कर्ता यू, उसके पश्चात क्रिया की इंग्लिश विश और इसके पश्चात सी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे whom did you wish to see, यहाँ पे क्रिया सी है और यह हो जाएगा whom did you wish to see। अगला वाक्य है उसने किसकी घड़ी चुराई थी, तो हो जाएगा whose watch did he steal। उसने किसकी घड़ी चुराई थी। तो यहाँ पे किसकी की अंग्रेजी whose, इसके बाद whose watch हो गया, इसके पश्चात did, फिर करता ही और चुराने की अंग्रेजी steal। तो इस प्रकार से हो गया उसने किसकी घड़ी चुराई थी, whose watch did he steal। यहाँ पर यह वाक्य फिर से देखें, आप किससे मिलना चाहते थे, तो इसमें किससे की अंग्रेजी whom सबसे पहले लिखेंगे, इसके पश्चात सहायक क्रिया डिड, इसके पश्चात कर्ता यू और इसके पश्चात विश यानी कि इच्छा जो आपकी है वह, और इसके पश्चात क्रिया सी। तो यहाँ पर जो है आप किससे मिलना चाहते थे कि अंग्रेजी का ट्रांसलेशन हो जाएगा whom did you wish to see। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की रचना की जाती है।
यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ अलग प्रकार के वाक्य आपको दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि तुम्हारी पुस्तक किसने चुराई, कौन सा लड़का भाग गया, कितने बच्चों ने दूध पिया। तो ऐसे वाक्यों में जिसमें कि प्रश्नसूचक शब्द ही जब कर्ता का कार्य करे तो यहाँ पे डिड का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। तो यहाँ पे अनुवाद हो जाएगा तुम्हारी पुस्तक किसने चुराई, हु स्टोल योर बुक। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे डिड नहीं लगेगा, यहाँ पे डिड हटा दिया जाएगा और क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पे हो जाएगा हु स्टोल योर बुक। इसी प्रकार से अगला वाक्य है कौन सा लड़का भाग गया, तो इसका अनुवाद हो जाएगा विच बॉय रैन अवे। कौन सा लड़का भाग गया। इसी प्रकार से अगला है कितने बच्चों ने दूध पिया, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा हाउ मेनी बॉयज़ ड्रैंक मिल्क। कितने बच्चों ने दूध पिया। तो ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के कुछ अलग प्रकार के वाक्य हैं जिनका अनुवाद इस प्रकार किया जाता है।